हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आए हुए हैं और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है पेसा कानून को लेकर। क्या है पेसा कानून? ये आदिवासियों को मिला हुआ एक अतिरिक्त अधिकार है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। पर फिलहाल इस चीज़ों को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है अधिकारों को जानना। हम कई जगह पे अधिकार यानी कि मेरे क्या अधिकार है ये ना जानने के कारण हम कई जगह पे जी हुजूरी करने लगते हैं। जैसे कि जब थाने में किसी भी कारण आप एफआईआर कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी थाने में आपको जी हुजूरी करना पड़ता है। क्यों जी हुजूरी करना पड़ता है? क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता होते, क्या बोलना है ये आपको नहीं पता होते। और अगर ये आपको पता होते तो आई थिंक ये जी हुजूरी नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब हम भारत में रहते हैं तो भारत में संविधान को प्रधान माना गया है, तो संवैधानिक अधिकार के तहत हमारे भी कुछ अधिकार हैं और उसी अधिकार के तहत एफआईआर कराना भी आपका अधिकार है और उनकी तहकीकात करना उस डिपार्टमेंट का अपना अधिकार है, उनका अपनी ड्यूटीज़ है। तो भाई हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए और इन्हीं अधिकारों को पता ना होने के कारण हम कई जगह पे मार खा जाते हैं। तो इन्हीं तरीके से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए हम रखे हुए हैं जिसमें हम पेसा कानून की संपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ये हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा झारखंड में चर्चा पे भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आदिवासियों के लिए एक अधिकार पेसा कानून को रखा गया था और ये पेसा कानून 1996 में बन रहा है और 2025 में ये चर्चा पर है और 25 साल के बाद झारखंड में ये चर्चा पर होना सर इसके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तमाम जो भारत में गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो झारखंड के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी जेपीएससी उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम तमाम सारे बच्चों से कहना चाहते हैं कि अगर ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, अच्छी लग रही हो तो ज़रूर हमें लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह के हम तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं पेसा कानून और इस पेसा कानून के बारे में क्या है सारी जानकारी, सारी चीज़ों को बारीकियों से समझते हैं। इनके पीछे का क्या इतिहास रहा है उन इतिहासों के पे भी बात करेंगे। तो जैसा आप लोग देख रहे हो पेसा कानून यानी कि पेसा एक्ट लागू झारखंड में, ये लागू झारखंड में पहले ही हो गया था जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, लेकिन झारखंड में जो रूल्स होने चाहिए थे उन रूल्स का ड्राफ्ट अभी तक नहीं बना था, इसी कारण ये चर्चा पे नहीं था और ये कंप्लीट तरीके से लागू नहीं हुआ था। पर अब ड्राफ्ट रेडी हो चुका है और इसलिए अभी ये झारखंड के कई सारे अखबारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा के विषय के पीछे का क्या विवाद है इनके बारे में भी हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए। तो 25 साल बाद हकदारों को उनका अधिकार मिला, 2000 में झारखंड अलग हुआ, 25 में बात हो रही है, तो 25 साल के बाद ये अधिकारों की बात हो रही है। पेसा एक्ट, इस वीडियो से हम लोग जानेंगे कि पेसा एक्ट क्या है, ठीक है, इतिहास क्या रहा है इसका, इनमें कौन कौन से संघर्ष हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ झारखंड में क्यों लागू, यानी कि झारखंड में तो लागू पहले ही हो गया था बट अभी चर्चा के विषय होने के कारण कंप्लीट तरीके से अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अभी होने वाला है। ग्राम सभा में क्या ताकत है, जो आदिवासी लोग होते हैं उनको ग्राम सभा में कौन सी ताकतें मिली है और कौन सी ताकतों की बात कही गई है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब होगा आदिवासियों का राज, इसके बारे में भी है, तो सारी चीज़ों को समझेंगे बारीकियों से। तो फिलहाल सारे बच्चों से कहना चाहेंगे कि सभी को ये वीडियोस देखनी चाहिए क्योंकि अधिकारों को जानना चाहिए कि आदिवासियों का किस अधिकार की बात पेसा कानून में कही गई है, ठीक है। क्योंकि अगर अभी न्यूज़ यानी कि अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, खास करके जीएसएससी एंड जेपीएससी के लिए। तो बात करेंगे आगे। एक छोटा सा लाइन है, पेसा एक्ट आदिवासी स्वशासन का संवैधानिक ढांचा है। याद रखना, आदिवासियों को शासन करने के लिए आदिवासियों का अपनी शासन व्यवस्था होती है, जैसे कि आप देखे होंगे मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, तो हर एक आदिवासियों का अपनी शासन व्यवस्था रहती है और इन्हीं आदिवासी की जो शासन व्यवस्था है और आदिवासी की स्वशासन शासन व्यवस्था का जो संवैधानिक ढांचा है वो अधिकार पेसा कानून इनको देती है, इसलिए इसे हम आदिवासी स्वशासन का प्रतिज्ञा पत्र भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कि क्या है पेसा 1996। तो सबसे पहले एक लाइन कि पेसा एक्ट आदिवासियों को उनका हक वापस देने का कानून है। तो आदिवासियों का जो हक है वो हक वापस देने का कानून अगर किसी को है तो वो किसको है? पेसा कानून का है। लेकिन अगर नियम कमजोर होंगे तो हक कागज में ही रह जाएगा। अब बात आती है कि नियम, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना कि पेसा एक्ट आदिवासियों को उनका हक वापस देने का कानून है, ठीक है। अब क्या है
कि सबसे पहले हम लोग PES से पेसा का पूरा नाम जान लेते हैं कि पेसा का पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरिया एक्ट, जो कब पारित हुआ था, 1996 में हुआ था। ये 1996 में पारित होने के पीछे का क्या रीजन था, बात करेंगे। तो याद रखना, पेसा कानून यह न केवल शासन व्यवस्था का हिस्सा है बल्कि झारखंड की जनजातीय अस्मिता और जंगल, जल, जमीन के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि जितने भी आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग मेनली अगर आप देखोगे तो जल, जंगल, जमीन पे जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उनके अधिकारों के बारे में ये कानून उनको अधिकार देती है। साथ ही साथ उनकी अपनी जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को चलाने का भी राइट्स देती है ये कानून, ठीक है। तो पेसा एक्ट 1996 भारत के संविधान के तहत 5वें शेड्यूल यानी कि 5th शेड्यूल, जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज को ग्राम सभा को विकेंद्रीकृत अधिकार और खुद की परंपरागत शासन प्रथा के अनुरूप शासन देने के लिए बनाया गया कानून है। याद रखना, ये कानून क्यों है, क्योंकि जितने भी आदिवासी की अपनी शासन व्यवस्था रही है, मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, उनको अपनी शासन व्यवस्था के तहत काम करने के लिए उनको पूरे के पूरे अधिकार देने का काम पेसा कानून की हुई है, जो 1996 में पारित हुई है। आगे बात करेंगे कि इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो सबसे पहले ब्रिटिश काल से पहले, यानी कि जब भारत गुलाम नहीं था, उससे पहले क्या हो रहा था कि आदिवासियों की अपनी परंपरागत पंचायत व्यवस्था थी। जैसे अभी बोले कि मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, ठीक है। तो ये जो शासन व्यवस्था थी, ये शासन व्यवस्था आदिवासियों की अपनी शासन व्यवस्था थी, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग अपने रूल को, अपने नियम को, अपने कानून को चला पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। पर राजा और मुगल भी इस टाइम पे, ब्रिटिश काल से पहले की बात हो रही है, तो राजा और मुगल भी आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ये कब की बात हो रही है, आज़ादी से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले और ब्रिटिश काल से भी पहले की बात हो रही है। लेकिन जब ब्रिटिश काल आया, जब भारत गुलाम था, उस टाइम पे फॉरेस्ट एक्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, साथ ही साथ बाहरी लोगों की एंट्री भी होने लगी, और इनकी एंट्री होने के बाद जो आदिवासी लोग थे उनका शोषण और कई सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। जिन शोषण में आप लोग देखोगे सर, एक संथाल हुल, बिरसा मूवमेंट, ठीक है, तो कई सारे विद्रोह भी चले, जैसे संथाल विद्रोह बोलते हैं, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। तो ये सारे विद्रोह भी देखने को मिल रहे थे कब, जब ब्रिटिश काल में इनके सारे कामकाज पर हस्तक्षेप किया जाता था, शोषण किया जाता था। आगे बात कर लें, पर अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद आदिवासी क्षेत्रों में भी सामान्य प्रशासनिक कानून और ट्राइबल ऑटोनॉमी कमजोर हो गए। अब आदिवासी जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद जो आदिवासी एरिया थे, जो शेड्यूल्स एरिया थे, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ था और जो भी ऑटोनॉमी थी, उनकी जो भी शासन व्यवस्था थी, वो कमजोर हो चुकी थी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो आगे देखोगे कि 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, आज़ादी के बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ और एक कमेटी बना जिसे भूरिया कमेटी कहते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ 73वां संविधान संशोधन। इसमें पंचायत यानी कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, लेकिन शेड्यूल्स एरिया में विरोध होने लगे। अब क्या हुआ, ग्राम पंचायत में संवैधानिक दर्जा मिला कि ग्राम पंचायत भी कुछ चीज़ों पे अपने कानून, अपने लॉ चला सकती है, लेकिन शेड्यूल्स एरिया, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र थे, वहाँ पे इनका विद्रोह होने लगा। इसका कारण था कि जंगल, जल, जमीन पर राज्य का नियंत्रण बढ़ने की आशंका। उनका कहना था कि जो राज्य हैं वहाँ पे उनके जल पर, उनके जंगल पर, उनके जमीन पर सर उनका नियंत्रण हो जाएगा। ये बहुत सारा रीजन था, इस रीजन के कारण शेड्यूल एरिया में इनका विरोध होने लगा। और इन्हीं विरोध को देखते हुए एक कमेटी बनती है जिसे भूरिया कमेटी कहते हैं, और ये कमेटी 1995 को बनती है, और इनके अध्यक्ष होते हैं दिलीप सिंह भूरिया। कौन होते हैं, दिलीप सिंह भूरिया। और दिलीप सिंह भूरिया एक सिफारिश करते हैं कि जितने भी शेड्यूल्स एरिया के लिए एक अलग कानून बने। तो शेड्यूल्स एरिया को में जो विरोध चल रहा था, उन विरोध को कम करने के लिए एक नया कानून होना चाहिए जो शेड्यूल एरिया के लिए हो। तो शेड्यूल एरिया के लिए एक नया कानून, एक अलग कानून बने। इसकी सिफारिश कौन कमेटी करती है, भूरिया कमेटी। और इसके परिणाम में 1996 को एक कानून आता है जिसे पेसा एक्ट कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि पेसा कानून कैसे बना, पेसा एक्ट कैसे बना। अब आगे बात करेंगे कि पेसा है क्या आखिर। तो यह कानून खासकर भूमि, जंगल, पानी, खनिज संसाधन, स्थानीय योजना और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार देता है। यह अधिनियम संविधान के
भाग 9 73वां संविधान संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि शेड्यूल्स एरिया में विशेष अपवादों और संशोधनों के साथ लागू करता है। तो याद रखना सिंपल सा पेसा कानून क्या है, तो पेसा कानून आदिवासियों के जो भी भूमि, जंगल, पानी, खनिज संसाधन और स्थानीय योजना, साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार को करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का, उन पे अधिकारों का काम करने का अधिकार देती है। वो अधिकार कौन देती है? पेसा कानून देती है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, सर पेसा का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य पे बात करेंगे तो आदिवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज और कस्टमरी लॉ की रक्षा। यानी कि अगर जैसे कि आज़ादी के बाद इनके जो भी रीति रिवाज थे, परंपरा थी, उनकी जो भी शासन व्यवस्था थी वो कमजोर हो चुकी थी, तो उनकी रक्षा करने के लिए ये कानून बना। दूसरा, ग्राम सभा को सर्वोच्च संस्था बनाना, क्योंकि आप लोग देखोगे पेसा कानून में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था जिसमें ग्राम पंचायत की बातें रखी गई थी, उसी ग्राम पंचायत में जो केंद्र की शक्ति थी उन शक्तियों का विकेंद्रीकरण की भी बात की गई थी। तो विकेंद्रीकरण में जो ग्राम पंचायत है उनको भी शक्ति मिलेगी, तो ग्राम सभा को सर्वोच्च संस्था बनाना भी इनका मकसद था। ठीक है। तीसरा, जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय नियंत्रण। भाई अगर जिस एरिया पे, जिस पंचायत के लोग होंगे उस पंचायत पर जो पानी के सोर्सेस होंगे, जो जल के सोर्सेस होंगे, जो जंगल के सोर्सेस होंगे और उनकी ज़मीन पर वहाँ के जो लोग होंगे, जो लोकल लोग होंगे, उनका नियंत्रण होना चाहिए। चौथा क्या है? ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करना। याद रखना, ट्राइबल के लिए जो सेल्फ गवर्नेंस है उनको मजबूत करने का भी काम पेसा कानून में किया गया है। आगे बात करेंगे कि अब अगला आता है कि शेड्यूल एरिया क्या होता है। ठीक है, शेड्यूल्स एरिया क्या होता है? तो शेड्यूल्स एरिया किसको बोलते हैं? तो याद रखना, ऐसा क्षेत्र जहां एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत हो। तो जहां पे एसटी के जो लोग होते हैं उनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो, उन्हीं को हम लोग शेड्यूल्स एरिया कहेंगे। संविधान के 5वें अनुसूची अनुच्छेद नंबर 244, याद रखना अनुच्छेद नंबर 244 के अंतर्गत यह घोषित किया गया है कि जहां पे एसटी के लोग ज़्यादा होंगे उसे हम लोग आदिवासी एरिया या फिर अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 13 जिलों को पूरी तरीके से शेड्यूल्स एरिया कहा गया है। आप लोग 13 जिलों के नाम बताइएगा कौन कौन से जिले हैं, जैसे कि, और झारखंड के 131 ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक की बात करें तो कितने ब्लॉक में पूर्ण रूप से पेसा के अंतर्गत आते हैं? 131 ब्लॉक्स। ठीक है, तो झारखंड के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों पे थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ जिलों के नाम पलामू, गढ़वा, गोड्डा और कुछ आंशिक शेड्यूल्स एरिया भी हैं, उनके बारे में आप लोग बताइएगा कौन कौन से 13 जिले हैं जहां पे पूर्ण रूप से शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे पेसा एक्ट का दायरा क्या है। तो इसका भी अपना एक दायरा होता है जिसको बोलते हैं, तो पेसा एक्ट का दायरा अगर हम अनदर गवर्नमेंट एग्जाम जो एसएससी में पूछे जा सकते हैं, तो भारत के 10 राज्यों में पेसा एक्ट का दायरा देखने को मिलता है। तो 10 राज्य वो कौन कौन से हैं? तो जैसा है पहला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं? आप लोग के लिए थोड़ा सा टास्क है, आप लोग कमेंट में बताइएगा और कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे पेसा एक्ट का दायरा देखने को मिलता है, कमेंट में बताइएगा। आगे बात करेंगे कि पेसा के तहत ग्राम सभा की क्या शक्तियां हैं। तो ग्राम सभा को कौन कौन सी शक्तियां मिली है इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला लैंड की राइट्स, तो जमीन से जुड़े अधिकार उनको मिले। दूसरा, जंगल यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं और फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोडक्ट रेडी होते हैं, उन प्रोडक्ट पर किनका अधिकार होगा? ग्राम सभा का होगा। तीसरा, खनिज, जो जैसे कि बालू, पत्थर, गिट्टी खनन से पहले ग्राम सभा की सहमति भी जरूरी होती है, तो ये अधिकार मिल जाते हैं। जल संसाधन, जैसे कि 1 एकड़ से छोटे जलाशयों पर नियंत्रण, मछली पालन का अधिकार किनको मिला है? ग्राम सभा को मिला है। सामाजिक नियंत्रण, शराब दुकान खोलने या फिर शराब दुकान बंद करने का और अधिकार, या फिर नशाखोरी पर रोक, ये सारा का सारा अधिकार कहाँ पे जाता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा अगर लिख कर दे देती है कि यहाँ पे कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, तो उस एरिया पे शराब दुकान खोलने का अधिकार किसको नहीं रहता? तो ये ग्राम सभा को मिली ताकतें हैं, और साथ ही साथ न्यायिक भूमिका भी ग्राम सभा को मिलती है, जिसे ट्रेडिशनल जस्टिस भी बोलते हैं। छोटे छोटे विवादों का निपटारा कस्टमरी प्रैक्टिसेस के अनुसार ये ग्राम सभा करती है, और ये सारे अधिकार उनको पेसा कानून के तहत मिलते हैं। आगे देखो कि झारखंड में पेसा लागू होने में देरी क्यों हुई। तो पहला आता है कि ये एक्ट जो है 1996 में बना था,
भूरिया समिति की सिफारिश पर, ठीक है। लेकिन झारखंड राज्य 2000 में बिहार से अलग हुआ, लेकिन पेशा रूल नहीं बने। तो पेशा का जो रूल था वो रूल झारखंड में नहीं बना था, इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। बिना रूल्स के एक्ट प्रभावी नहीं होता है, ये आप भी जानते हो। इसलिए 2023-25 के बीच रूल्स नोटिफाई हुए और इसीलिए आज ये कानून बहुत सारे अखबारों में देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे कि वर्तमान में विवाद का पीछे का रीज़न क्या था, कि अभी कौन कौन से बातें जो विवाद चल रही थी, तो थोड़ा आप लोग जानना चाहिए न्यूज़ के तरीके से। ग्राम सभा की सहमति को कमज़ोर किया गया, कि ग्राम सभा को जो अधिकार मिले थे उनको कमज़ोर किया गया। अधिकारियों को अधिक पावर दिया गया। तो सरकार अपना पक्ष रखती है, कहती है कि पहली बार रूल्स बने हैं भाई, इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हो रही है, तो ये चीज़ें हैं जो सरकार अपने पक्ष पे रख रही है। लेकिन यहाँ पे प्रतिपक्षी दल क्या कहते हैं? प्रतिपक्षी दल कहते हैं कि पेशा एक्ट के मूल आत्मा का ह्रास बताया गया, यानी कि आत्मा को, इसकी जो मूल आत्मा थी इसको कमज़ोर किया गया है पेशा कानून में, ये उनका आरोप है। पर पक्ष के जो सरकार के पक्ष में बोलती है कि पहली बार रूल्स बने हैं, इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत है, ठीक है। ये दोनों विवाद के रीज़न है। अब वर्तमान में पेशा का हाल फिलहाल में क्या घटना है, तो झारखंड सरकार ने झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियमावली 2024 के प्रारूप को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ठीक है। अब पेशा कानून देखने को महत्व क्या है? नियम बनने से अब ग्राम सभाओं को वन अधिकार, स्थानीय विवादों का निपटारा और विकास योजनाओं की निगरानी के लिए वास्तविक कानूनी शक्ति मिलेगी। तो अब देखो वर्तमान में पेशा का क्या घटनाक्रम था कि यहाँ पे 2024 का जो प्रारूप बना था नियमावली, उसको अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ठीक है। अब ये सारा कुछ अगर बन जाता है तो जो भी स्थानीय, जो भी ग्राम सभा है, ग्राम सभा जो अभी शक्ति मिली थी ग्राम सभा को, उन सारी शक्तियों को वो क्रियान्वयन अच्छे से कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। पहला, पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइएगा। दूसरा, पेशा किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम संविधान की किस अनुसूची के क्षेत्रों में लागू होता है, कौन कौन से अनुसूची में, ये बताइएगा। झारखंड के कितने जिले पूर्णतः या अंशतः पेशा के अंतर्गत आते हैं। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, 4 क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, आप लोग इनका कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी और समझ में आ गई तो जरूर कमेंट में अपनी राय रखिएगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।